नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं मगरबी बंगाल से, जहाँ पर SIR को लेकर एक हंगामा चल रहा है, क्योंकि SIR की मुखालिफत सारे मुल्क में अपोजिशन सियासी जमातें कर रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 9 रियासतों में SIR का आगाज़ कर चुका है। मगरबी बंगाल में आए दिन मगरबी बंगाल से और दीगर रियासतों से BLOs पर SIR के काम को लेकर जो दबाव उन पर डाला जा रहा है, उसकी खबरें आ रही है। खबर ये भी आई है कि जल पाए गौरा इलाके में एक BLO ने काम के प्रेशर से खुदकशी कर ली, जिसके बाद रियासत में जो है एक सियासी बौछार आ गया है। ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कह रही है कि SIR को फ़ौरन रोके, जबकि रियासती BJP जो है इस खुसूस में SIR कराने पर बजीद है। इसी से हम शुरुआत करते हैं। जी नईम साहब। देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 12 रियासतों में SIR कराने का ऐलान किया है। बिहार में SIR की कामयाबी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन मज़ीद 12 रियासतों के लिए इलेक्शन वोटों की फहरिस्त पर नज़रसानी का काम शुरू किया है, जिसके पेश नज़र कई रियासतों में इसकी मुखालिफत हो रही है। तमिलनाडु इसकी मुखालिफत कर रहा है और दीगर रियासत जैसा मगरबी बंगाल है इसकी मुखालिफत की जा रही है, और दीगर रियासतों में भी SIR की मुखालिफत की जा रही है। मैं माफ़ करना, माजरत चाह रहा हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट में केरला हुकूमत की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर भी आज सुनवाई है SIR के खिलाफ में। तो इस तरह मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ नॉन BJP रियासतें हैं वहाँ पर SIR के ख़िलाफ़ मुखालिफत की जा रही है, और इसके ख़िलाफ़ अदलिया से भी रुजू किया गया है मसले को। लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़िद है कि वो किसी भी सूरत में इन 12 रियासतों में SIR का काम करेगी। इसके अलावा तेलंगाना में भी SIR की कामों का आगाज़ हो चुका है जी। अब जिस तरह से आपने बताया कि एक BOL ने काम के दबाव के पेश नज़र खुदकशी कर ली है, जिसके पेश नज़र वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने SIR नहीं कराने का फ़ैसला किया है। अब देखते हैं कि मरकज़ी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या फ़ैसला होगा और मरकज़ी हुकूमत का रद्दअमल क्या होगा। देखिए नईम साहब, मैं क्योंकि बिहार में जो SIR हुआ, बिहार के SIR की बहुत सारी खामियां जो है वो निकल कर सामने आई, आवाम के सामने उसको पेश किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राहुल गांधी ने भी उसको पेश किया और वोट चोरी का जो है एक बेहतरीन हरबे के तौर पर इसको इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लगाया जा रहा है। मेरा ये, मैं क्योंकि तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद मुझे दिखाई लग रहा है कि उन रियासतों में जहाँ पर BJP को इख्तिदार हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही है, मगरबी बंगाल ख़ास तौर पर 2014 के बाद से मुसलसिल जितने भी इंतखाबात आए वहाँ पर BJP ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। वहाँ पर अपने दाखिले के लिए कहो या फिर वहाँ पे इख्तिदार हासिल करने के लिए या फिर मजबूत अपोजिशन बनने के लिए, ये तमाम चीज़ों में, तमाम मुहाज़ों पर BJP वहाँ पर कामयाब रही। तो 2026 में वहाँ पर मगरबी बंगाल में इंतखाबात हैं अगले साल, तो क्या BJP ये SIR के जरिए से मगरबी बंगाल में दाखिल होने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल आपने सच कहा कि बिहार का जो आपने हवाला दिया है वोट चोरी का, या फिर वोटर लिस्ट से लाखों वोटों को 70 लाख वोट निकाल देने का, जिसका राहुल गांधी ने सख्त मुखालिफत की थी, और वहाँ पर जो इंडिया इत्तेहाद था उसने भी इसकी मुखालिफत की थी। राहुल गांधी ने रैलियाँ भी निकाली थी, अवाम का काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला था। लेकिन जब नतायज सामने आए तो आज तब जो NDA ने इंडिया इत्तेहाद को रोन दिया है, कहीं भी नज़र नहीं आया इंडिया। मैं समझता हूँ शायद अब इंडिया इत्तेहाद को मगरबी बंगाल में अपोजिशन का पोस्ट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये बात सोच चलने वाली। यकीनन अपोजिशन के मौक़िफ़ है वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आप वोट निकाल दिए गए थे, ये BJP की एक साजिश थी, तो कांग्रेस और उसकी जो हम ख्याल जमाते हैं उसने अवाम के सामने इसको बेनकाब किया है। लेकिन क्या वजह है कि अवाम ने फिर दोबारा BJP को चुना है? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। यकीनन अपोजिशन को इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जब कोताहियाँ जो हैं और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, वोटर लिस्ट से नामों को निकालने का, फिर वोटर लिस्ट में नामों को फिर शामिल करने का जो अमल रहा, वो अमल में जो बदउनवानियाँ हुई हैं, मुबैना बदउनवानियाँ हुए हैं, वो बदउनवानियों को आवाम तक सही माना में
पहुंचाने में अपोजिशन नाकाम रहा। उसके नतीजे में बिहार इंतखाबात के नतायज आए। बिहार इंतखाबात के नतायज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। उस पर इंतखाबात के दरमियान में 1 महीना कबल पोलिंग से मैं थोड़ा एतराज़ करूंगा इस बात पे। आपने चंद दिन पहले यही डिबेट में आपने कहा था कि अपोजिशन जमातें वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसको मंजराम पे लाने में कामयाब हुई हैं। सड़कों पर उनका एहतजाज देखा जा रहा है, लोग उनकी तायद में हैं। इस तरह से आपने बात की थी। आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन नाकाम हो गई है। नहीं, मैं यहाँ पर ये कहा कि आप जो हवाले से बात किए थे मैं उसके हवाले की बात कर रहा था। मैं अभी भी उस मौके पर कायम हूँ। वोट चोरी के मामले में जो पूरे बिहार में राहुल गांधी ने मुहिम चलाई वो मुहिम कामयाब रही, यकीनन वो मुहिम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी की गई है? इलेक्ट्रॉनिक, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीजें, जो बदउनवानियां पेश आई हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबात से 1 माह कबल 10-10 हज़ार रुपये ख़वातीन के 60 लाख अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये का डिपॉजिट करवाना। और अब देखिए, आप अगर क्रोनोलॉजी देखें, अमित शाह की ज़बान में अगर क्रोनोलॉजी देखें तो क्रोनोलॉजी के तहत इस मरतबा मर्द राय दहिंदों से ज़्यादा ख़वातीन राय दहिंदों ने रायदही पोलिंग की है बिहार इंतखाबात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में डोली स्कीम कामयाब हुई थी, यहाँ पे कामयाबी का सवाल नहीं है, यहाँ पे बदउनवानी रिश्वत का सवाल है यहाँ पर। और इस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी और मुजरिमाना खामोशी हम इसको कह सकते हैं कि आप अगर वायलेशन हो रहा है, खिलाफ वर्जी हो रही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर खामोश बैठा हुआ है। क्योंकि आप MCC बिहार में है, 10-10 हज़ार रुपये। जबी साहब, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले ही वो रकम जारी कर दी गई थी। वो इंतखाबी बेज़ाब्ता में शामिल नहीं होता। शेड्यूल के बाद अगर ख़वातीन को 10-10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है तो वो अलग बात। और एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको मैं कि ये जो बीजेपी ने, सॉरी, जो इंडिया की हुकूमत ने जो बिहार में काम किया है, हर स्टेट में देख लीजिए आप, जो भी हुकूमत मरकज़ में हो या रियासतों में बरखज़ार रहती है, इलेक्शन से 1 साल पहले ख़जाने के दरवाजे खोल देती है, खिड़कियां खोल देती है और आवाम को लुभाने के लिए मुख्तलिफ नए स्कीमात का ऐलान करती है। पहली बार नहीं किया गया है, हर बार किया जाता है। आप यहाँ पर पहले BRS की हुकूमत थी तेलंगाना में, उसने भी वही किया था। अब आंध्र प्रदेश में चले आए, वहाँ पर जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत थी, उन्होंने भी वो काम किया था। तो उसको ये नहीं कह सकते कि आप इंतखाबी बदउनवानियाँ बोल के। नहीं, इंतखाबी बदउनवानियों का नाम मैं इस वास्ते रिश्वत देना, उसको रिश्वत से मैंने वो कहा, ये बदउनवानी को इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा। मैं शेड्यूल से पहले अगर जारी 1 माह कबल कुछ भी हो दो, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज में रहने के बावजूद MCC के दौरान जो है बिहार हुकूमत ने 70 लाख ख़वातीन के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट कराए। उसका नतीजा ये निकला कि रियासत में रायदही, जब भी मजमूई रायदही में ख़वातीन का तनासुब मर्द राय दहिंदों से 12% ज़्यादा रहा। एक चीज़ ये हो गई थी, क्योंकि हम बात कर रहे थे मगरबी बंगाल की। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला में शिद्दत के साथ मुखालिफत चल रही है। केरला से भी हालिया दिनों में एक खबर आई थी कि एक BLO ने खुदकशी की। तमिलनाडु से भी ये खबर आई थी कि BLOs जो है काम के प्रेशर में उन पर ज़्यादती की जा रही है। उनमें मतलब काम को पाए तकमील को जल्द से जल्द पहुँचाने की जो दबाव उन पर डाला जा रहा है, उसकी वजह से वो जहनी जो है तनाव का शिकार है। और यहाँ पर मगरबी बंगाल में अब ये जो खबर आई है, तो एक ज़रिया जो है, क्या जनूबी हिंदुस्तान में हो या फिर मगरबी बंगाल में हो, SIR के ज़रिए से बीजेपी दाखिल होना चाह रही है। देखिए, मेरा सवाल वहीं पे है। अभी देखिए, 2014 से पहले, 2014 से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है। 2014 से पहले जब भी इलेक्शन होता था, क्या वोटों की फेहरिस्त पर नज़रसानी नहीं होती थी? अब उसका जायजा लीजिए जी। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। 2014 से पहले जब भी इंतखाबात होते थे, वोटर लिस्ट में नज़रसानी होती है। नए नौजवान जो होते हैं, 18 साल जिनकी उम्र मुकम्मल होती है, उनके नामों को शामिल किया जाता है। जो जिनका इंतकाल हो गया है या फिर जो कोई नकल मुकाम कर गए हैं या एक से ज़्यादा मरतबा जिनके नाम हैं वोटर लिस्ट से, वो निकाले जाते हैं। लेकिन इस मरतबा जिस अंदाज से मौजू बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजू बना के बीजेपी को और मजबूत किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं नईम साहब। एक रिवीजन होता है वोटर लिस्ट में, एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको ख़ास तौर पर नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी SIR। तो SIR में तफरीक है,
आप रिवीजन की बात होती है, अगर किसी का वोट है या मैं हूँ, मैं किसी मुकाम पर मुंतकिल हो गया हूँ, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले गया हूँ, एक असेंबली हल्के से दूसरे असेंबली हल्के में मैं आ गया हूँ, तो यहाँ से मेरा नाम निकलना और यहाँ पे मेरा नाम शामिल होना, ये रिवीजन होता है। या फिर मेरा कोई बच्चा है 19 साल की उम्र को आ गया है, उसका नाम मैं इनरोल करा रहा हूँ, तो वो तमाम चीज़ें शामिल करते हुए मैं उसका नाम इनरोल करा रहा हूँ। या फिर मेरे किसी एक बच्चे का अगर डुअल सिटीजनशिप हो गई है, वो किसी बैरूनी मुल्क में, यूरोपीय मुल्क में, अमेरिका जाकर वो मुंतकिल हो गया, तो उसका नाम हज़फ वहाँ पे कराना, ये रिवीजन होता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये यहाँ पे शवाहिद आपके मांगे जा रहे हैं, आपके शहरी होने का सबूत यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसके बाद आपके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, इसीलिए इस पर एतराज है। आप पहले अब ये कहना चाहते हैं एसआईआर के नाम पे शहरियत की यकीनन ये गैर मौलाना CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो उस पर ये काम कर रहे हैं। ये इसी के ऊपर तो राहुल गांधी का और अपोजिशन का एतराज है। 2020 में जब CAA के बारे में बात आई थी तो पूरे मुल्क में इसके खिलाफ मुखालिफत हुई थी, एहतजाज हुआ था। मैं समझता हूँ आज भी उमर खालिद इसी केस में जेल में बने, 5 साल से ज्यादा बने। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये पता चल गया है कि CAA के नाम पे गड़बड़ होने वाली है, लिहाजा SIR के नाम पे दरवाज़ा खोला जाए, ये कहना चाह रहे हैं। यकीनन इस SIR के जरिए से जो है आपके शहरी होने का सबूत। देखिए, आप बिहार के SIR पर जब अपोजिशन, लेकिन बीजेपी बार बार ये कर रही थी कि घुसपैठियों की हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और जो तेजस्वी यादव है वो उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। देखिए, बीजेपी को पूरा 5 साल बिहार में कोई घुसपैठिया याद नहीं आया, मगरबी बंगाल में कोई घुसपैठिया याद नहीं आया, आसाम में कोई घुसपैठिया पूरे 5 साल याद नहीं आया। इंतखाबात का जब मौसम आता है तो बीजेपी को घुसपैठिए याद आते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। अब अगर मैं ये मौजू को अगर थोड़ा और शिद्दत करूँ तो मतलब ये मौजू भटक जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब ये बताइए, घुसपैठिया रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये सरहदें मजबूत करने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है, वजारत दाखिला की है, वजारत दिफा की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क की सरहदों को मजबूत करें। 12 साल से सरहदें मुल्क की बीजेपी के हाथ में है, अमित शाह और राजनाथ सिंह के हाथ में। नहीं, आप बताइए बंगाल में किसकी हुकूमत है? देखिए, सरहदों की जिम्मेदारी जो है, सरहदें मजबूत रखना, सरहदें महफूज रखना मरकज की जिम्मेदारी है। सरहदें जो है, रियासतों की जिम्मेदारी में सरहदें नहीं आती। सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जो है, सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी मरकज़ की होती है। और देख लीजिए, वहाँ पर निगरानी करने वाले जो है वो पूरे मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम है। तो यहाँ पर आप इसको अगर घुसपैठिए 12 साल में दाखिल हुए हैं तो नाकामी अमित शाह की है, राजनाथ सिंह की है नाकामी, इसको समझा जाएगा। तो आप जिम्मेदार हैं इसके, और फिर आप थोप रहे हैं अपोजिशन पर। ठीक है जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि घुसपैठियाँ आ गए हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है, वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत बात है। घुसपैठी अगर है तो निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप 12 साल से कर क्या रहे थे? घुसपैठी के नाम पे मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। देखिए, 12 साल से आप सबसे पहला सवाल है, 12 साल से आप क्या कर रहे थे? इलेक्शन से अब इंतखाबात बिहार में हो गए हैं, अब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाइए। आप चला के पूरा 5 साल के अंदर पूरा साफ करिए जो जो घुसपैठी है। देखिए, अमित शाह ने कह दिया कि हमारा नेक्स्ट टारगेट वेस्ट बंगाल है, मगरबी बंगाल है। 2026 में मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात है। इंतखाबात के पेश नज़र आप कर रहे हैं ये काम। और जो आप इलेक्शन कमीशन देखिए, आप इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आईनी इदारा अगर किसी सियासी जमात के हाथ की कठपुतली बनने का उस पर इल्ज़ाम लगता है तो उसको इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि वो किसी सियासी वजाहत करने के बजाय वो तो मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहा है। वो किसी के आलाकार नहीं है और वो ये चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात उनकी जिम्मेदारी है, वो कराएंगे और अपने दफ्तर चले जाएंगे। इस तरीके के बयानात आना चाहिए। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, ज्ञानेश बाबू हो गए अब वो तो बिहार इंतखाबात के बाद, तो जिस तरीके के बयानात उनके आ रहे हैं वो डराने धमकाने वाले बयानात है वो। तो इस तरीके का रवैया इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जब उस पर ये जिम्मेदारी आयद हुई है कि वो मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए,
रहा है, आइन की तहफ़्फ़ुज़ की जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है उसको निभाने में इलेक्शन कमीशन नाकाम होता दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन नाकाम है, तो जो लोग इस पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो अदलिया से क्यों रुजू नहीं हो रहे? यकीनन अदलिया से बिहार में कामयाबी भी मिली उन्हें। बिहार में जब इंडिया अलायंस जब अप्रोच हुआ एसआईआर के खिलाफ में, आधार कार्ड को शवाहिद में शामिल, शवाहिद की फेहरिस्त दस्तावेजात में शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद बिहार में आधार कार्ड को शामिल किया गया। यह अपोजिशन की बड़ी कामयाबी इसको बोल सकते हैं। अपोजिशन का अभी भी भरोसा अदलिया पर है। अपोजिशन जब जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाता है। यकीनन कभी कभी कामयाबी मिलती है और कभी कभी वहां से भी अपोजिशन को नाकामी की सूरत देखनी पड़ती है। देखिए भाई हमारे जवी साहब, 35 साल तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का कब्जा रहा। जी। उसके बाद अब ममता बनर्जी कुछ 2 या 3 थर्ड मरतबा जीत के आई है। अब बीजेपी इस मौकूफ़ में आ गई है, अब 80 से ज़्यादा उसके अरकान असम्बली है। जी। हो सकता है शायद वो नेक्स्ट वेस्ट बंगाल पर कब्जा भी कर लें। जी। और अमित शाह का ये ख्वाब भी है और उन्होंने बार बार कहा है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट वेस्ट बंगाल है, उसके बाद फिर तेलंगाना है। जी। तो आप ये नहीं बीजेपी वहाँ पर हुकूमत में आना आप ये नहीं चाहते? देखिए जमहूरी मुल्क है, कोई किसी भी रियासत में किसकी भी हुक्मरानी हो सकती है, मगर बीजेपी के ताल्लुक से अगर बात करेंगे हम, तो बीजेपी के ताल्लुक से एक नैरेटिव एक कायम हो चुका है, एक जहन बन गया है कि भगवाधारी जमात है। और वो हमने उत्तर प्रदेश में उसके नताइज देखे, गुजरात में उसके नताइज देखे, मध्य प्रदेश में हमने ये देखा। अरे वो तो खुल के बोल रही है हम 80% वोटर्स के मालिक है, उनकी बात करेंगे। तो ये जमहूरियत के खिलाफ में है। जो मुल्क के जमहूरी उसूलों को, जो जमहूरी अक़दार के खिलाफ काम करता है, उसको इक़्तिदार से रोकना तमाम हिंदुस्तानी शहरियों की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पर अवाम बीजेपी को या फिर उसके इत्तेहादी जमातों को कामयाब बना रही है। और बीजेपी जो कह रही है कि 80% वोटर्स की वो हामी है या फिर उनके मालिक है या फिर उनकी नुमाइंदगी करेंगे, लोग उसको कबूल कर रहे हैं। नहीं नईम साहब, आप कर्नाटका के इंतखाबात देखें, आप तेलंगाना के नताइज देखें। आप हालांकि तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला था, उसके बावजूद भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। असेंबली में, पार्लियामान, देखिए सियासी खेल जो है वो आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। मगरबी बंगाल में बीजेपी के 80 नशिस्तों पर कामयाबी के वजूहात क्या है, अगर पसे पर्दा वो वजूहात का जायज़ा ले तो उसका भी समझ में आएगा। वो वैक्यूम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद जो खला पैदा हुआ था, वो खला को बीजेपी ने पूरा किया। बीजेपी की अपनी कोई ताकत वहाँ पर अभी तक इस तरीके से नहीं बनी। वो मुकाम जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हल्के थे, वहाँ CPIM के जो हल्के थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि खुद CPIM ने ममता की मुखालिफत में बीजेपी को ये इस तरीके के इल्ज़ाम भी सियासत में लगते हैं। तो ये मैं भी इस पर आप ये नहीं कह सकते कि क्या ममता बनर्जी हर मामले में सिर्फ मुसलमानों की तायीद करती हैं, तो जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पर ताकत बन रही है? नहीं, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स आप पूरी पॉलिटिक्स उठा के देख ले, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो जमहूरी पॉलिटिक्स उसको हम कह सकते हैं, सियासत कह सकते हैं। आप जब भी नवरात्रि आती है, नवरात्रि के मौके पर पूरे बंगाल में पंडाल हुकूमत की जानिब से लगाए जाते हैं। तो जितनी मुसलमानों की आवभगत, पोलराइजेशन के लिए ये इल्ज़ाम ममता पर मुसलसिल लगता मुझे नज़र आया है, देखा है मैंने। जितनी देखिए, अगर ममता बनर्जी मुसलमानों की हमदर्द होती तो मुर्शिदाबाद में जो हालात है मुसलमानों के, अब जो हालात है इतने सालों के बाद, कि जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 35 साल हुकूमत की, फिर पिछले 25-30 साल से ममता बनर्जी हुक्मरान है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद के मुसलमान आज भी नकले मकानी करते हैं रोज़गार के लिए। तो क्या 15 साल से जो हुकूमत कर रही है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? यकीनन है सब। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि एक बीजेपी ने इस किस्म का हवा खड़ा किया है ममता को इख्तिदार से दूर करने के लिए। ममता मुसलमानों की आवभगत करती है। तो फिर ये मैं 2 दिन पहले मैंने एक बयान देखा है, ममता बनर्जी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद जिस दिन मुनहदिम हुआ है 6 दिसंबर जी को हम रैली निकालेंगे। जी। आप बताइए, बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो चुका है जी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कबूल करेंगे। जब फैसला आ गया, वहाँ पर फैसला हो गया, राम मंदिर भी बन गई। तो क्या आप ममता बनर्जी का ये कहना कि हम
जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी उस दिन एहतजाजी रैली निकालेंगे। क्या इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये मैं इसको पॉलिटिक्स बोलता हूँ, क्योंकि अदालती फैसले जहाँ पर आ जाते हैं उस पर किसी भी किस्म का तबसरा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि हैदराबाद में भी रैलियाँ निकलती हैं, हैदराबाद में भी बंद मनाया जाता है, हैदराबाद में भी 6 दिसंबर के रोज़ जो है गम और गुस्से का इजहार किया जाता है। तो एक फितरी चीज़ है। अगर ममता बनर्जी फितरी तौर पर अगर ये सरकारी सतह पे सरकारी जमात है, देखिए, ममता बनर्जी अगर इख्तदार में है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस अगर इलाकाई सतह पे अगर कुछ करती है तो वो उनका अपना ज़ाती फैसला उसको माना जाएगा। और ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि पोलराइजेशन, देखिए क्या ऐसे फैसलों से ही बीजेपी मजबूत नहीं हो रही है? देखिए, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी मजबूत अगर होती, बंगाल में बीजेपी, बंगाल में या फिर किसी वो रियासत में, तेलंगाना में अगर बीजेपी इख्तदार हासिल करने के मौक़ूफ़ में आ जाती तो वो उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी स्ट्रैटेजी है, वो बदली हुई रहती। इसका रंग हमने बिहार में देखा, इसका रंग हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, इसका रंग जो उनकी बदली हुई सियासत का रंग जो है हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, उनकी बदली हुई सियासत का रंग हम गुजरात में देख रहे हैं। तो ये जो सियासत बंगाल में कर रहे हैं वो अपने जब ख़त्म मजबूत करने के लिए जितने भी फैसले हो रहे हैं, खा वो तेलंगाना को लेकर हो या मगरबी बंगाल को लेकर हो, बीजेपी अपने पैरों को, अपने मतलब बुनियादों को मजबूत करने के लिए ये इक़दाम उठा रही है। क्या उसका मुकाम ममता बनर्जी की जमात या तृणमूल कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरी अपोजिशन, मजबूत अपोजिशन के तौर पर बनकर उभर सकती है बीजेपी बंगाल में आने वाले इंतखाबात में? जैसा आप, मैं नतायज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ममता बनर्जी ने वो बीजेपी को वो मुकाम फराम नहीं कर रही कि मजबूत होने का प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है? देखिए नईम साहब, मेरा मानना ये है कि कोई वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम आता है, खला बनती है, तो वो खला तो किसी ना कोई तो पुर करनी है उसको। क्योंकि अगर 90 असेंबली हल्कों पर सीपीआईएम किसी ज़माने में जीतती थी, वहाँ से उनका मौक़िफ़ कमज़ोर हो गया है, तो वहाँ पर किसी ना किसी को तो आना है। खा वो ममता ने जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ममता की मुखालिफत में सीपीआईएम ने वो जो रास्ता है उनको बीजेपी को फराहम किया है, ये भी हो सकता है कि सीपीआईएम को ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी ने उन्हें वो रास्ता फराहम किया है। ये भी तो आप ये समझ सकते हैं इसका दूसरा पहलू। तो SIR को लेकर जो जिस तरीके का बवाल मगरबी बंगाल में चल रहा है, आने वाले दिनों में वो शिद्दत पकड़ता नज़र आ रहा है। एक खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है नाजरीन, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों का अमल रहा, 90% जो है उसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स को दाखिला मिला, जिस पर जम्मू कश्मीर के जो संघ परिवार की तंजीमें हैं वो चरागपा हो गई और वो एहतजाज करने लगी। उनका मुतालबा ये है कि वो जो एडमिशन्स हुए उसका तरीक़ेकार, क्योंकि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो मंदिर ट्रस्ट के चंदे से चलता है, उसके पैसों से चलता है, वो कोई माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, लिहाजा जो दाखिले हुए हैं वो दाखिलों को मनसूख किया जाए। आप अगर जहनियत देखें संघ परिवार की, नईम साहब, आप ये अगर दाखिला होता है माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को दाखिले मिलते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर बुनियाद मेरिट है और बच्चों की तालीमी काबिलियत अच्छी है, अगर उन्हें दाखिला मिला है तो संघ परिवार की तंजीमों को इतराज़ नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज का जो दाखिले होते हैं उस पर नीट की निगरानी होती है जी। अगर लगता वहाँ के लोग, अगर जो कॉलेज के लोग अगर कोई गलती कर रहे हैं या वहाँ का इंतज़ामिया कोई गलती कर रहा है, तो फिर नीट जो है, जो कौन सा इदारा है वो इस पर नज़र रखे, उसकी मुखालिफत करता है। लेकिन बीजेपी को सिर्फ सियासी फ़ायदा चाहिए जी। वो हमेशा किसी ना किसी, आपको एक बार अच्छी तरह याद है, एक बार सिविल सर्विसेज में भी ज़्यादा मुस्लिम बच्चे चुन के आए थे, तो वहाँ पर जहाद का नाम दे दिया गया, मुस्लिम जहाद का नाम दे दिया गया। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि सिविल सप्लाईज में मुसलमानों का तादाद कम हो गई। यूपीएससी जहाद का नाम दिया गया। यूपीएससी जहाद का नाम दिया गया था। एक तो नाम नहा जो जर्नलिस्ट है वो खुल के इसकी मुखालिफत कर रहा था, वो और हर जगह से उसको तायद मिल रही थी जी। तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी में मुसलमानों की तादाद जो है वो घटती जा रही है, कभी बढ़ी नहीं है जी। और मैं बहुत दिनों के बाद कभी नंबर 1 पहला रैंक मुसलमान को नहीं आया जी। शायद उसी का नतीजा है। अब ये लग रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में ये दाखिले जो हुए हैं वो मेरिट की बुनियाद पे होते हैं जी। आप बताइए, वो आपने बताया कि एक मंदिर के ट्रस्ट के जरिए चलने वाला इदारा है, अगर मंदिर के ट्रस्ट के जरिए चलाया जाने वाला इदारे में
मुसलमान चुन के आते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मंदिर के ट्रस्ट के लोग जो है वो मुसलमानों पर इतनी मेहरबानी करेंगे। जी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरिट की बुनियाद पर वहाँ पर मुंतखब होकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं, हालात को बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले ही जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं और आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के वाक़यात जम्मू कश्मीर में रोनुमा हो रहे हैं। आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद से जो है, जिस तरीके का दावा मरकज़ी हुकूमत कर रही थी कि अमन व इस्तेकाम वहाँ पर क़ायम हो गया है, वैसी सूरत हाल अभी नहीं बनी है। ऐसे माहौल में बजरंग दल और VHP का इस तरीके का एहतजाज करना, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिन लड़कों मतलब जिन स्टूडेंट्स को दाखिले मिले हैं, मुसलमान माइनॉरिटीज़ को दाखिले मिले हैं, उस पर एतराज़ जताना एक नाकाबिले मतलब वो है, समझ के बाहर साहब, है। ये बीजेपी हर फैसले मुसलमानों से जो होता है उससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। अभी जो बम धमाका हुआ है दिल्ली में, चंद डॉक्टर्स के नाम आए हैं, जी तो एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू कर दी गई है कि मुस्लिम डॉक्टर्स का बायकॉट कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हर मज़हब में चंद इंतहा पसंद या फिर कट्टर सोच रखने वाले लोग होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि तमाम समाज या तमाम मज़हब ख़राब होता है। जी हर मज़हब में लोग होते हैं। जी अगर बम ब्लास्ट में कुछ लोग मुलविस है, उसमें डॉक्टर भी है, तो हम ये चाहते हैं कि कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है कि बायकॉट मुस्लिम डॉक्टर्स, जी वो खतरनाक है। जी। देखिए, शिद्दत पसंदी का कोई मज़हब नहीं होता। जिस तरीके की शिद्दत पसंदी बजरंग दल वगैरह कर रहे हैं, उसी तरीके की शिद्दत पसंदी कोई दूसरे तंजीमें जैसे दूसरी तंजीमें हैं, मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता उनका, वो भी कर रही हैं। तो शिद्दत पसंदी के लिए एक सिविलाइज सोसाइटी में, महज़िब मुआशरे में शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है उनके लिए। RS पठानिया BJP के MLA हैं, वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं और एक उनकी क़यादत में मुसलसिल इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है और वो मुतालबा कर रहे हैं वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के इंतज़ामिया से कि स्टूडेंट्स का जैसे कि उनके दाखिले मनसूख करें। जैसा कि आपने कहा, वो नीट के ज़रिए से मुंतखब होकर आते हैं, तो ना कॉलेज उन्हें निकाल सकता है, ना कोई उस पर एतराज़ कर सकता है। जैसा कि आपने कहा, अगर किसी मंदिर ट्रस्ट के तहत वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, तो आप किसी मुसलमान पर मेहरबानी की उनसे तवक्को तो कर ही नहीं सकते। तवक्को तो कर नहीं सकते। अब हम ये देखें, आपने हवाला दिया है माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें अक्सरियत तबका, मैं हिंदू नहीं बोलूँगा, अक्सरियत तबके के नौजवानों को भी दाखिला मिलता है। तो क्या हमने कभी मुहिम चलाई है कि उनको दाखिला नहीं दिया जाए, हमारे इदारों से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए? हमने नहीं कहा है, जबकि हमारा जमहूरी हक़ है कॉलेजेस का क़याम करना, तालीम की फ़रोग़ देना हमारा जमहूरी हक़ है। हम उसी हक़ के तहत अपने कॉलेजेस क़ायम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। उसके बावजूद हम मेरिट की बुनियाद पे जो रिजर्वेशन क़ायम कर दिया गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए दाखिले दिए जा रहे हैं। हमने कभी मुखालिफत नहीं की कि आपने दक्कन मेडिकल कॉलेज में क्यों हिंदू को दाखिला दिया है, या तो फिर शादा में क्यों दिया है, या फिर कोई क्रिश्चियन इदारे में क्यों दिया है। हमने कभी इतना एतराज़ नहीं किया। लेकिन ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि मैंने पहले कहा है कि बीजेपी की ज़िंदगी, जो बीजेपी का जो उरूज है, वो सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों को बदनाम करने के, अपने मज़हब के लोगों में उल्लू सीधा कर लेने के लिए कोशिश की जाती है। सियासी हरबे से हटके हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी हरबा और सियासी एजेंडा ये है कि मुसलमानों को डिफेम करे, उन्हें बदनाम करे और उनको मतलब जो मराहत मिल रहे हैं उसके हवाले से पोलराइजेशन की सियासत करें। नईम साहब, हम तेलंगाना का रुख करते हैं। दानम नागेंद्र और कड्डियम श्रीहरि, ये जो इनहराफ का जो मामला चल रहा था, इनके खिलाफ इन्हें नोटिस जारी की गई है। मैं कुछ दिन कबल आपके फेसबुक अकाउंट पर भी इस मामले में यदि कुछ जानकारी दोनों के मुताल्लिक़ ये इस्तीफ़ा दे सकते हैं। दोबारा बाई इलेक्शन तेलंगाना में हो सकता है और एक बाई इलेक्शन की तैयारी मुमकिन है, मुतवक्का है। मैं आपके फेसबुक पोस्ट पे मैं ये पढ़ा था, इसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उस पर अगर कोई एक MLA कोई पार्टी के टिकट पर जीता है या फिर उसके B.Pharm पर जीता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है। लेकिन उसकी भी कुछ उसमें भी लचक है, कानून में जी शरायत है, लचक है कि अगर 25% आपके पास जितने MLA है, अगर वो 25% MLA आपके छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनके जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है उस पर आयद नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 25% से कुछ
कम लोग जो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप देखेंगे कि 38 या 39 BRS के अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे, उसमें से 10 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जबकि अगर 26 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ के जाते हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन 26 नहीं गए, सिर्फ 10 गए हैं, जिसका BRS पार्टी ने तेलंगाना के हाईकोर्ट से रुजू हुआ, इलेक्शन का हमारे स्पीकर से रुजू हुए हो, यहाँ पे भी कोई इंसाफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को एक नोटिस जारी की और कहा कि अंदरून 3 माह, काफ़ी दिनों की समाअत के बाद लास्ट डिसीजन में ये आया कि अंदरून 3 माह इन अरकान असम्बली के खिलाफ कोई फैसला करें, बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद स्पीकर ने विकला की एक टीम बनाई और जो अरकान असम्बली पार्टी का इनहराफ कर चुके हैं उनको नोटिस जारी की और उनके साथ समाअत की, उनके विकला और आके अपना ये मौक़ूफ़ पेश करे समाअत के दौरान के हमने पार्टी चेंज नहीं की है, सिर्फ तरक्याती कामों के लिए चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है, साथ में काम कर रहे हैं, अभी भी हम BRS का हिस्सा है। 10 में से 8 अरकान असम्बली स्पीकर से रुजू हो चुके हैं, लेकिन 2 अरकान असम्बली जो है, एक D नागेंदर जो खैरताबाद असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, दूसरे है कडियम श्रीहरी जो स्टेशन घनपुर ज़िले वरंगल में आता है, उन्होंने अब तक इससे स्पीकर की नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जिसकी 3 महीने का वक्त मुकम्मल होने के बाद BRS एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। ये कहा कि 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्पीकर ने कोई फ़ैसला नहीं किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फटकार लगाई कि आप 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर दें वरना हम करेंगे। तो फिर स्पीकर के विकला ने जजेस से रिक्वेस्ट की कि हमें 1 महीने की मोहलत दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की मोहलत दी है, जिसके बाद फिर से दोबारा दोनों को, नागेंद्र को और कडियम श्रीहरी को स्पीकर ने नोटिस जारी की है। तो मतलब अब इसके ऊपर बहुत जल्द फैसला मुतवक्का है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया उस पर स्पीकर को जो अहकाम जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने, उसके तहत मतलब बहुत जल्द इसके ऊपर फैसला मुतवक्का है। नईम साहब, हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना, नादरीन को ये बता दें जुम्मा के रोज़ मदीने मुनव्वरा में उन तमाम लोगों की जो मदीने मुनव्वरा में बस हादसे में जाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनकी तदफीन का अमल होगा। इस तरीके की खबर ये आई है, मौसूल हुई है, क्योंकि DNA वगैरह का अमल था, DNA का अमल पूरा कल हो गया, उसके बाद तदफीन को ख़तयत मिल गई। जन्नतुल बकी में ये लोग जो है दफन किए जाएंगे, उनकी तदफीन अमल में आएगी। वो तमाम लोगों के जो मदीने मुनव्वरा में बस हादसे में शहीद हुए थे। और निखा ज़रीन ने गोल्ड मेडल जीता है तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की एक बेटी है ये। नईम साहब, इसके ऊपर आपकी रोशनी नागुज़ीर है। देखिए, निखत ज़रीन को तेलंगाना हुकूमत ने काफ़ी हौसला अफजाई की है, उन्हें DSP बनाया है और साथ ही साथ उन्हें करोड़ों रुपये भी दिए गए हैं और घर बनाने की अराज़ी भी दी गई है और अच्छे कोचेस से उन्हें तरबियत भी दिलाई जा रही है, जिसका निखत ज़रीन ने बेहतरीन मौका फ़ायदा उठाया है। और मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यकीनन तेलंगाना और मुल्क के लिए एक खुशी की बात है ये कि निखत ज़रीन जो तेलंगाना की बेटी है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।